हेलो फ्रेंड्स। क्लास ट्वेल्थ के रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री में 3 बुक आती हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 होती है। ये पार्ट 2 का बुक है और उसका पहला एक्सरसाइज है। वैसे अगर हम पूरे बुक की सीरीज का बात करें तो ये एक्सरसाइज नंबर 5 है, क्योंकि पार्ट 1 में 4 एक्सरसाइज आते हैं। तो ये फ्री है टोटल सभी स्टूडेंट के लिए, और ये इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ क्लास के लिए ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस की कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हो तो भी ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। यात्रियों के नज़रिए। प्राचीन दौर में यात्राएं क्यों की जाती थी? क्योंकि यात्रियों के नज़रिए से चैप्टर का नाम ही है, तो प्राचीन जो दौर थी उसमें यात्राएं क्यों की जाती थी। तो पहला तो बात है कि लोगों की उसमें रुचि होती थी, इसलिए भी लोग यात्रा करते थे। दूसरा अगर बात करें तो व्यापार के लिए भी यात्रा की जाती थी। तीसरा धर्म प्रचार के लिए की जाती थी या किसी और भी धर्म की। चौथे की अगर हम बात करें तो ज्ञान की तलाश। पांचवा जो है वो है प्राकृतिक आपदा। मान लीजिए कि किसी आप क्षेत्र में रह रहे हो, वहां पे कोई ऐसी सुनामी आ गई, भूकंप आ गई, भूस्खलन हो गई या किसी और प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो आप वहां से विस्थापन करना ही उचित समझते हो। तो ये भी होता है। और अंतिम है नए अवसरों की तलाश। जैसे कि मान लो आप घुमक्कड़ जनजातियों से संबंधित रखते हो, तो आप घूम घूम करके जीवन यापन करना चाहोगे और करते हो। अगर आप एक जगह जाते हो और वहाँ मान लो कि आपके जो खाद्य खाद्य मतलब खाने योग्य जो भी पदार्थ होती हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो आप नई जगहों पर जाओगे। जैसे आपने झूम खेती का नाम सुन रखा होगा। झूम खेती क्या होती है? एक तरह का वो एक जंगल को काट करके खेती की जाती है। जब वो भूमि पैदा करने लायक नहीं रहती किसी भी अनाज को, तो फिर लोग वहाँ छोड़ करके फिर नए जंगल की तरफ जाते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखते हैं कि प्राचीन दौर में यात्राएं करने में समस्याएं क्या-क्या आती थी। अगर आप यात्रा करते थे तो कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिलती होगी, जिसमें पहला तो होता था कि लंबा समय लगता था। लंबा समय इसलिए क्योंकि जो आजकल हमारे जो यातायात करने के लिए जो भी सुविधाएं मौजूद है, प्राचीन काल में वे सुविधाएं मौजूद नहीं थी। जैसे कि हवाई सेवाएं, रेल सेवाएं या आप जो जलीय मार्ग से जो सेवाएँ करते हो वो सेवाएँ, वो सब आपके उस समय नहीं हुआ करते थे। आप पैदल या घुड़सवार करके जाते थे, अगर आपको घोड़े की अच्छी खासी नॉलेज होती थी तो। अन्यथा प्राचीन काल में लोग पैदल ही यात्रा करते थे, तो इसमें आपके लंबे समय लग जाते थे। दूसरा है सुविधाओं का अभाव। इनफैक्ट उस समय ऐसी सुविधाएँ नहीं होती थी जैसी सुविधाएँ आज के समय में है। तीसरी पॉइंट है समुद्री लुटेरे का भय। चौथा है प्राकृतिक आपदाएँ। जैसे मान लो आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जा रहे हो, तो हो सकता है कि रास्ते में आपको कोई प्राकृतिक आपदाएं घेर लें, जैसे कि आंधी तूफान, बरसात। फिर जो है आपके गर्मी के मौसम में जो ताप होती है वो आपको ढक ले, ठीक है, या बाढ़ ढक ले। अगला जो पॉइंट है वो है बीमारियां। जैसे कि आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हो, तो जैसे कि मान लो अगर आप किसी एक रीजन में रहते हो, जैसे कि अगर आप भारत में रहते हो, तो भारत की जो भी वातावरण है उसको सहने की शक्ति आपके शरीर में होती है। अगर आप किसी और देश की यात्रा करते हो तो वहां पर ऐसी शरीर आपकी जो वहाँ की वातावरण है उसको सहने के लिए तैयार नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको बीमारी हो जाती है। जैसे कि मान लो आप अपने शहर में ही बात कर लो, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो कभी आपकी जो है सो सर्दियाँ हो जाती है, खांसी हो जाती है या बुखार वगैरह हो जाती है। तो उस प्रकार की बीमारियाँ उस समय होती थी। उसके पश्चात जो अंतिम पॉइंट है वो है रास्ता भटकने का भय। जैसे कि आप किसी और क्षेत्र में जा रहे हो, आप जा तो किसी और क्षेत्र में रहे हो लेकिन पहुंच किसी और क्षेत्र में जा रहे हो। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि भारत की खोज करने के लिए सर्वप्रथम कोलंबस ने स्पेन से चला हुआ था 1492 ईस्वी में, लेकिन वो भारत न पहुंच करके रास्ता भटक करके किसी और क्षेत्र में चला गया। फिर वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की यात्रा की थी, तो उसने सफलतापूर्वक पहुंच गया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री कौन-कौन से थे। वैसे तो अनेक यात्रियों ने भारत की यात्रा की, परंतु उनमें से कुछ मुख्य। पहला है अल्बरूनी, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है फ्रांसवा वर्नियर। ठीक है। अब एक एक जो ये यात्री थे उनका वृतांत हम समझने का कोशिश करते हैं। पहला है अल बरूनी। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में अब वर्तमान उज्बेकिस्तान के क्षेत्र ख्वारिज्म के खीवा प्रदेश में हुआ था। उस समय
ख्वारिज़्म जो है वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, जैसे कि नालंदा जो है वो ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। अल-बरूनी ने उस समय की सबसे उच्च स्तरीय जो शिक्षा होती है उसको उन्होंने प्राप्त की थी, मतलब शिक्षा उन्होंने उसके लिए पढ़ा था। नेक्स्ट है कि अल-बरूनी अनेक भाषाओं का ज्ञाता थे। उन्हें मुख्य रूप से अरबी, फारसी, सीरियाई संस्कृति और हिब्रू भाषा का भी ज्ञान था। अल-बरूनी का भारत आगमन की अगर हम बात करें तो 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर हमला किया और इस हमले के बाद महमूद गजनवी ख्वारिज़्म से कई कवियों एवं विद्वानों को अपने साथ बंधक बनाकर भारत ले आया। अल-बरूनी भी इन्हीं बंधकों में से एक थे। आपको पता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया था और उसने सोमनाथ मंदिर को अपना मुख्य रूप से टारगेट पे लिया हुआ था और जितनी बार आक्रमण किया उसने हमेशा वहां के धन दौलतों को लूट करके वापस चला जाता था। अल बरूनी भारत में बंधक के रूप में आए तो थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें यह प्रदेश बहुत पसंद आने लगा और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम जो काल होता है वो वहीं पर व्यतीत किए। लगभग 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने जीवन काल में अल-बरूनी ने उस समय भारत में प्रचलित व्यवस्था का जो भी उस समय व्यवस्थाएं मौजूद थी उनका अध्ययन करते हैं और अपने सभी अनुभवों को अपने एक किताब उल हिंद में लिखते हैं। किताब उल हिंद की अगर हम बात करें तो इसके लेखक जैसा कि हमने आपको अभी बताया अल-बरूनी थे। ये मुख्य रूप से किताब जो है वो अरबी भाषा में लिखी होती थी। लेखन शैली की अगर हम बात करें तो किताब उल हिंद में कुल 80 अध्याय थे। सभी अध्याय को सरल एवं स्पष्ट तरीके से लिखा गया था। सभी अध्यायों की शुरुआत जो है एक प्रश्न के साथ होती थी, फिर भारतीय व्यवस्था के आधार पर उसका उत्तर दिया जाता था एवं अंत में अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृतियों को तुलना भी की जाती थी। विषय सामग्री की बात करें तो इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति, भाषा, कला, प्रथा, मूर्तिकला, त्योहार आदि का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इस पुस्तक में धर्म, दर्शन, दंत कथाएं एवं चिकित्सा संबंधित जानकारियां भी मौजूद थी। किताब उल हिंद में वर्णित कुछ मुख्य बातें में से पहला है जाति व्यवस्था। अल-बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना फारस की जाति व्यवस्था से करते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय जाति व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें मुख्य रूप से 4 वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक व्यक्ति को वर्ण का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता था, यानी अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है तो वह ब्राह्मण बनेगा एवं शूद्र परिवार में अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो वह पूरे जीवन अपने आप को शूद्र जीवन में ही व्यतीत करेगा। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे एवं शूद्र जो है वो सबसे नीचे हुआ करते थे। ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जैसा कि हमने आपको बताया। यह व्यवस्था जन्म आधारित थी, न कि कर्म आधारित, जो कि गलत थी। नेक्स्ट है फारस की जाति व्यवस्था की बात करें। आपको मैंने अभी बताया कि अल-बरूनी जो है वो तुलना करने में माहिर थे। तो फारस की जाति व्यवस्था में भी मुख्य रूप से 4 वर्ण विद्यमान थे। पहला घुड़सवार, दूसरा शासक वर्ग, भिक्षु और पुरोहित, चिकित्सक, वैज्ञानिक, कृषक तथा शिल्पकार। इन व्यवस्था में वर्ण का निर्धारण व्यक्ति द्वारा किए जा रहे काम के आधार पर होता था, न कि जन्म के आधार पर। अल-बरूनी के विचार में अगर कहा जाए तो अल-बरूनी ने कहा कि जातिगत व्यवस्था हर जगह थी, परंतु भारत में स्थित जातिगत व्यवस्था अत्यंत कठोर और भेदभावपूर्ण थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मौजूद अस्पृश्यता को अल-बरूनी ने पूर्ण रूप से गलत बताया। अल-बरूनी के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जन्म के आधार पर अपवित्र नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हर अपवित्र चीज पवित्र होने का प्रयास अवश्य करती है। उसके पश्चात हमने इब्न बतूता का जन्म जो है वो 1304 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को नामक क्षेत्र के तंजीर नामक स्थान पर होता है। इब्न बतूता के परिवार के सभी सदस्य अत्यंत शिक्षित एवं सम्मानित। इसी परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने भी कम उम्र में ही साहित्यक एवं शास्त्रीय शिक्षा हासिल कर ली थी। इब्न बतूता को एक हठीला यात्री कहा जाता था,
क्योंकि उन्हें यात्राएं करने में बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट उनकी ये शौक थी। अपनी इसी रुचि के कारण इब्न बतूता ने अनेक जगहों जैसे कि इराक, मक्का, सीरिया, यमन, ओमान आदि की यात्रा करते हैं। 1332 ईस्वी में वह भारत की यात्रा के लिए निकले एवं 1333 में वह सिंध, जो कि वर्तमान पाकिस्तान, पहुंचते हैं। इसके बाद वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली भी आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य में काजी अर्थात न्यायाधीश का पद प्रदान करते हैं। भविष्य में राजा और इब्न बतूता के बीच कुछ गलत फहमी होने के कारण उन्हें कुछ समय के लिए जेल में बंदी बनाकर भी रखा जाता है, परंतु भविष्य में गलत फहमी ठीक होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। घूमने में रुचि होने के कारण दिल्ली के सुल्तान द्वारा उन्हें मंगोल के शासक चीन के पास राजदूत बनाकर भेजा जाता है। इन दौरान उन्होंने एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम रिहला रखा जाता है। 1347 ईस्वी में इब्न बतूता ने घर वापस जाने का फैसला भी करते हैं। रिहला इस पुस्तक का निर्माण इब्न बतूता द्वारा किया गया था। यह पुस्तक भी अरबी भाषा में ही लिखी होती थी। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में वर्णित मुख्य बातें थी। पहला तो था भारतीय शहर, दूसरा कृषि, तीसरा नारियल, चौथा पान, पांचवा दास प्रथा और छठा डाक व्यवस्था। भारतीय शहर की बात करें तो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर घनी आबादी वाले थे। यह मुख्य अवसरों से भरे हुए थे। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग समृद्ध हुआ करते थे। इन शहरों में बड़े बड़े भीड़ भाड़ वाले बाजार भी हुआ करता था। यह बाजार चमक दमक और वस्तुओं से भरे हुए होते थे। इन बाजारों में मंदिर तथा मस्जिदें, सभी प्रकार के धर्म स्थल भी हुआ करते थे। भारतीय कृषि के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि भारत में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वर्ष में 2 बार कृषि की जा सकती थी। पश्चिम क्षेत्रों के मुकाबले भारत में कृषि की उपज ज्यादा होती थी। कपड़ा की बात करें तो भारत में रेशम, जटी आदि कपड़े का अत्यधिक मांग होती थी। भारत में मलमल के कपड़े महंगे थे, इसी कारण केवल धनी व्यक्ति ही मलमल के कपड़े पहना करते थे, जबकि सामान्य लोगों द्वारा सस्ते रेशे से बने कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। भारत में डाक प्रणाली की बात करें इब्न बतूता के माध्यम से तो इब्न बतूता के अनुसार उस समय भारतीय डाक प्रणाली अत्यधिक विकसित एवं अनूठी थी। एक सामान्य व्यक्ति को सिंध से भारत की यात्रा करने में लगभग 50 दिन लगते थे। वहीं डाक व्यवस्था द्वारा खबर केवल 5 दिन में ही सिंध से दिल्ली पहुंचा दिया जाता था। उस समय मुख्य रूप से 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाएं प्रचलित थी। पहला अश्व डाक व्यवस्था, दूसरा पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था के अंतर्गत 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़े होते थे। इन्हीं घोड़े के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाया जाता था। वहीं पैदल डाक व्यवस्था के अंतर्गत संदेशवाहक एक हाथ में संदेश तथा दूसरे हाथ में एक छड़ी लेकर भागता था, जिस पर कुछ घंटियां लगी होती थीं। यह संदेश वाहक 3 मील तक भागता था। हर मील में उसके लिए 3 विश्राम घर होते थे और हर 3 मील बाद एक गांव होता था। इस गांव में एक दूसरा संदेश वाहक खड़ा होकर पहला संदेश वाहक का इंतजार किया करते थे। जब वो संदेश वाहक उस गांव में पहुंच जाता था तो वो छड़ी और पत्र उनको दे देते थे। फिर वो वहीं विश्राम करते थे और जो वहां इंतजार करते थे वो फिर वो छड़ी और संदेश लेकर के आगे 3 मील की यात्रा करते थे। और यह व्यवस्था उसी प्रकार चलती थी और उतना समय तक चलता था जब तक कि संदेश अपने गंतव्य स्थान तक न पहुंचा दिया जाए। अगर हम नारियल की बात करें तो भारत में आकर इब्न बतूता ने नारियल के वृक्ष देखे। यह वृक्ष बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसे ही दिखाई देते थे। नारियल को देखकर इब्न बतूता बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और इब्न बतूता ने नारियल की तुलना मनुष्य के सिर से करते हैं। उसने लिखा है कि नारियल बिल्कुल मानव के सिर जैसा एक फल होता है। इसका ऊपरी हिस्सा मानव के खोपड़ी की तरह कठोर होता है एवं अंदरूनी हिस्सा मानव मस्तिष्क की तरह नर्म होता है और इस पर लगे रेशे बालों की तरह दिखाई देते हैं। उसने लिखा है कि नारियल का अनेकों रूप से प्रयोग किया जाता था। रेशे में रस्सी बनाई जाती थी, अंदर स्थित पानी को पिया जाता था एवं अंदर में नम्र भाग को फल की तरह खाया भी जाता था। अगर हम पान की बात करें तो पान के बारे में इब्न बतूता लिखते हैं कि इस पर कोई फल नहीं लगता था, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता था। इसके प्रयोग करने की विधि भी विचित्र थे।
इसे खाने से पहले इस पर सुपारी रखी जाती थी और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर फिर इस सुपारी और पत्ते को एक साथ मुंह में रखकर चबाया जाता था। फिर कुछ समय बाद इसे थूक दिया जाता था। दास प्रथा। इब्न बतूता के अनुसार उस दौर में दास सामान्य वस्तुओं की तरह बाजार में बिका करते थे। समाज में स्थित सभी वर्गों के लोग दास रखते थे। इन दासों का उपयोग घरेलू कामकाज के लिए भी किया जाता था। पुरुष दास मुख्य रूप से पालकी उठाने के लिए उपयोग किए जाते थे एवं महिला दास घरेलू कामकाज के लिए रखी जाती थी। पुरुष दासों की कीमतें महिलाएं दासों से कम हुआ करती थी। महिला दास संगीत एवं नृत्य कला में भी निपुण हुआ करती थी। कुछ मुख्य अवसरों पर इसके द्वारा संगीत एवं नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाता था। कभी कभी कुछ राजाओं द्वारा उन दोनों को गुप्त चरों के रूप में भी लोगों के घरों में निगरानी के लिए भी भेजा जाता था। दासों के संबंध में इब्न बतूता ने अपने 3 अनुभव बतलाते हैं। पहला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशकों से खुश होकर उसे 1 लाख मुद्राएं और 200 दास देते हैं। जब दूसरा पॉइंट, जब इब्न बतूता जो है सिंध पहुंचता तो उसने सुल्तान को घोड़े, ऊंट तथा दास उपहार में देते हैं। तीसरा है कि मुल्तान के गवर्नर को भी इब्न बतूता ने किसमिस एवं कुछ दास भेंट के रूप में प्रदान करते हैं। तीसरा और अंतिम जो भारत यात्री थे उसमें है आपका फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म 1620 ईस्वी में फ्रांस में होता है। यह एक दार्शनिक, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और चिकित्सक होते हैं। अफसरों की तलाश में यह भारत आए थे और यहाँ शाहजहां के बड़े बेटे सिको के चिकित्सक के रूप में कई सालों तक रहते भी हैं। यह भारत में 1656 से लेकर के 1668 लगभग 12 वर्षों तक रहते हैं। इन दौर में इन्होंने अपनी एक पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक बुक लिखते हैं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपनी इस रचना में फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय व्यवस्था की तुलना पश्चिमी देशों से की है। इस पुस्तक में उसने भारतीय व्यवस्था की आलोचना की एवं उसे दयनीय स्थिति में दर्शाते हैं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में वर्णित कुछ मुख्य बातें की तरफ अगर ध्यान किया जाए तो उसमें पहला था भूमि स्वामित्व। फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार उस समय भारत में निजी भूस्वामी तत्व का अभाव था, यानी किसी भी व्यक्ति की कोई निजी भूमि नहीं होती थी। संपूर्ण भूमि राजा के अधीन होती थी। कृषक के द्वारा उस भूमि पर खेती की जाती थी और राजा को कर दिया जाता था। किसान उस भूमि पर कार्य कर सकते थे परंतु उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप नहीं सकते थे। इसी वजह से किसान गंभीरता से उत्पादन एवं भूमि की देख रेख भी नहीं किया करते थे। इस वजह से भूमि से कृषक का विनाश हुआ एवं किसानों को शोषण का सामना करना पड़ा। भारतीय समाज की बात करें तो फ्रांसवा बर्नियर लिखते हैं कि उस समय भारतीय समाज में या तो बहुत गरीब लोग थे या बहुत अमीर, मध्य वर्ग का अभाव हुआ करता था। राजा और उच्च वर्ग के द्वारा दास और निम्न वर्ग का शोषण भी किया जाता था। नगरों की सेवाओं का अभाव था एवं शासन व्यवस्था खराब स्थिति में थी। फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में प्रचलित सती प्रथा की आलोचना करते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत एक महिला को विधवा होने के पश्चात उनके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उन्होंने इस व्यवस्था को अमानवीय एवं अत्याचारपूर्ण बतलाते हैं, जो कि सही था। अपने एक अनुभव में बताते हैं कि उन्होंने 12 साल की एक लड़की के बारे में लिखा जिसमें सफेद साड़ी पहनी हुई थी एवं 4 ब्राह्मणों और एक बूढ़ी महिला द्वारा उसे खींचकर एक चिता की ओर ले जाया जा रहा था। उस चिता पर उस लड़की के हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वह भाग न जाए और फिर उसे पति के साथ जिंदा जला दिया गया।